जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ टीम एनोनिमस और आज हम बात करने जा रहे हैं संस्कृति पर। संस्कृति जिसे इंग्लिश में कल्चर कहते हैं, और कल्चर वो चीज़ है जो मानव सभ्यता की 5000 साल पुरानी एक सफ़र है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, अगर बंदर बनने से लेकर और आज इंसान बनने तक की इस पूरी की पूरी जर्नी में कुछ अगर कलेक्शन देखा जाए, उसके पूरे समूह को देखा जाए, तो उसका नाम संस्कृति है कि हाँ, ये मानव संस्कृति है। पूरा का पूरा प्लेनेट, पूरी की पूरी मानव संस्कृति जो है एक तरीके से देशों में बटी है, कंट्रीज में बटी है। वो कंट्रीज सोसाइटीज़ में बटी है, समाज में बटी है, और समाज संस्कृति में बटा हुआ है। किसी भी देश का कल्चर निर्भर करता है उसकी ज्योग्राफी पर। हम ये नहीं कह सकते कि ये कल्चर अच्छा है और ये कल्चर बुरा है, क्योंकि कल्चर समय और स्थान के साथ बदलता रहता है। ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे देश का कल्चर हमारे देश में आ गया हो और वो फिट ना बैठे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कल्चर बुरा है, क्योंकि कोई भी कल्चर अच्छा या बुरा नहीं होता, बस वो हमारे लिए फिट नहीं है। अब देखिए, संस्कृति तो कोई एक सिंगल वर्ड है नहीं, इसके बहुत ही सारे डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस जैसे रिलीजन, लिटरेचर, लाइवलीहुड, डांस, म्यूज़िक एक्सेट्रा। तो आइए चलते हैं भारतीय संस्कृति की एक छोटी सी सैर में। कल्चर के सभी फैक्टर्स में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है रिलीजन, और सबसे पुराना भी शायद। धर्म जो है एक सबसे विवादित मुद्दा रहा है हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का। ठीक है, बहुत सारे लोग रिलीजन में बहुत सारी कमियां देखते हैं, बहुत सारे लोग रिलीजन के प्रति बहुत बायस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर समर्पित रहते हैं। बहुत कम लोग रिलीजन की सच्चाई को जान पाते हैं। ये बात अलग है कि रिलीजन एक सच में रहस्य है, रिलीजन एक सच में एक महसूस करने वाली चीज़ है। तो हमारे पूरे की पूरी मानव सभ्यता में एक बहुत इम्पोर्टेंट और कॉमन चीज़ ये है कि हर एक समाज, कोई ना कोई समाज किसी ना किसी रिलीजन को फॉलो करता ही है। ठीक है, रिलीजन का अगर सिंपल मतलब बताया जाए तो उसका मतलब होता है द वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया के हर एक रिलीजन का मकसद एक ही है, ऑब्जेक्टिव एक ही है उसकी मेटाफिजिक्स। तो वो मेटाफिजिक्स है क्या? दुनिया का हर रिलीजन इंसान को सेंसेस मतलब इंद्रियों से कॉन्शियस तक मतलब चेतना तक पहुंचाना चाहता है। उसका लक्ष्य है कि आपकी अंदर की बुराइयों को ख़त्म करके आपको एक अच्छे इंसान में तब्दील करना। ये एक आउटस्टैंडिंग मतलब वे ऑफ लाइफ है, और फ्रॉम एंशिएंट टाइम रिलीजन ने अपनी एक तरीके से कोई ना कोई बड़ी योगदान हमारे समाज में दिया है या दी है। धर्म के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन पहली बात तो हम धर्म का पहले मैं वो बता देता हूँ जो काम रहा है। जो आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर का काम है, कानून व्यवस्था का काम है, नियम कानून बनाने का काम है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, वही काम 5000 साल तक रहा है धर्म का। इस सोसाइटी को मोरल वैल्यूज़ प्रदान करने का, इस सोसाइटी को द वे ऑफ लाइफ प्रदान करने का। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रिलीजन का ही हिस्सा रहा कि हमारी सोसाइटी में सही और गलत का निर्णय लिया गया। ठीक है, कि भाई ये करने का, ये अगर हम करते हैं तो इससे पुण्य होगा और ये करने से पाप होगा। तो पहली बात तो एक बहुत बड़ा काम रिलीजन ने किया कि हमारे इस सभ्यता को, हमारी इस संस्कृति को मेंटेन करके रखा है। ठीक है, फिर मॉडर्न वर्ल्ड आ गया, और मॉडर्न वर्ल्ड में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन का युग, जो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन का युग है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं काम जो है रिलीजन का भी रहा है, और आज की डेट में मोरल वैल्यूज़ भी बहुत बड़े पैमाने पर धर्म से रिलेटेड हैं। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि भाई हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं धर्म का अभाव ना रहे, हम धार्मिक जरूर रहें, चाहे किसी भी धर्म को अपनाएं, क्योंकि सभी धर्मों का जो मेटाफिजिक्स है वो एक ही है। हर एक धर्म आपको झुकना सिखाता है, आपके अंदर के घमंड को कम करता है। हर एक धर्म बुराई को ख़त्म करने की बात करता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई दुनिया का ये वाला धर्म सबसे अच्छा है या ये सबसे अच्छा है, सभी धर्मों का मेटाफिजिक्स एक है। दिक्कत बस ये है धर्म में कि धर्म के अंदर हर एक धर्म में धर्म के कुछ ठेकेदार पैदा हो गए हैं। ठीक है, वो
उसके एसेंस को खो दिया है उन्होंने। धर्म कर्मकांड की वस्तु बन गया है, जबकि ये एक अध्यात्म की वस्तु है। धर्म वो चीज़ है जो हमें शांति देता है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि अगर हम इस रिलीजियस फैक्टर को अपने जीवन में लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीस ऑफ माइंड पाते हैं, कहीं ना कहीं वो वे हमें मिलता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही है मेरा कहना कि धर्म को फॉलो किया जाए, चाहे किसी भी धर्म को फॉलो किया जाए। तो आइए बात करते हैं हम लिटरेचर की। लिटरेचर हमारी सोसाइटी को एक बेस प्रदान करता है। लिटरेचर काल्पनिक भी हो सकता है, वास्तविक, या फिर दोनों। ऐसे ही एक लिटरेचर है सबसे पुराना ऋग्वेद। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसने लिखा है और वो कौन से धर्म से बिलोंग करते थे, बल्कि इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि ऋग्वेद प्रकृति से प्यार करना सिखाता है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर है। ये वास्तविक हो या काल्पनिक, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इस बात पे ध्यान देनी चाहिए कि इसकी कल्पना करना ही अपने आप में कितना बड़ा काम है। इस युद्ध में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं तो क्या हुआ, लेकिन ब्रह्मास्त्र तो है। इस युद्ध में जेट फाइटर प्लेन नहीं तो क्या हुआ, लेकिन उड़ने वाले पुष्पक विमान तो हैं। तो हमें इस चीज़ से इंस्पायर होना चाहिए कि महाभारत भी हमें कुछ नया इन्वेंट करने का इंडिकेशन देती है, हमें ग्रो करने का इंडिकेशन देती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंडिकेशन देती है। तो हमें इस चीज़ से इंस्पायर होना चाहिए कि हम आज भी, एशियन टाइम से लेकर आज भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत का तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है योगा। द फिलॉसफी ऑफ योगा इज़ गिवन बाय पतंजलि, जिसे आजकल के टाइम में बाबा रामदेव ने बहुत पॉपुलर किया है। और योगा हमें घर पे भी स्वस्थ रख सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम स्पेशली मेडिसिन्स लेके फिट रह सकते हैं, बट मेडिसिन्स इज़ नेसेसरी फॉर आवरसेल्फ। इट्स लाइक यू कैन बी फिट फ्रॉम नेचर। आप नेचर से भी बहुत ज़्यादा फिट हो सकते हैं। तो योगा कोरोना काल में भी एक ब्रह्मास्त्र की तरह साबित हुआ है। Some another literature is Ayurveda, which is given by महर्षि चरक। आयुर्वेदा एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग वे है टू क्योर योरसेल्फ, which has no side effects। किसी भी देश की लिटरेचर में कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं, लेकिन हमें हमेशा लिटरेचर में कुछ अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। आज हम भारतीय अपनी देश की लिटरेचर को भूल के, अपने आप को इन्फीरियर मान के अदर कंट्रीज़ की लिटरेचर और कल्चर और ह्यूमन राइट्स को अपना रहे हैं, बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लिटरेचर हमें मोटिवेट ही नहीं करता, बल्कि हमें एक इंस्पिरेशन देता है, दिशा प्रदान करता है। हमें अपनी लाइफ में लिटरेचर को ज़रूर हिस्सा बनाना चाहिए, जिससे हमारा इंडिविजुअली विकास नहीं होगा, लेकिन हमारी संस्कृति का भी विकास होगा। कल्चर का तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वैल्यू सिस्टम। हर कल्चर में समय और स्थान के साथ हमारी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, और मुझे गर्व है अपनी देश की संस्कृति पर कि प्राचीन काल में हमने सिर्फ मानव जाति का ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी और उन हर एक चीज़ का ध्यान रखा है। उन हर चीज़ की वैल्यू करी है जो नेचर ने हमें दी है। 4 बड़े रिलीजन होने के बाद मेरा देश किसी मासूम के जान की कीमत और इस नेचर की कीमत बहुत अच्छे से जानता है। तभी तो हम कह सकते हैं कि ये एक बायोडाइवर्सिटी है, इसीलिए यहाँ फ्लोरा एंड फोना बहुत ज़्यादा है। और अगर बात करी जाए ह्यूमैनिटी की, तो भारत ह्यूमैनिटी में सबसे पहले नंबर पे आता है। मगर अब समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, हमारी मॉरल वैल्यूज़ बहुत तेज़ी से बदलती जा रही हैं। अगर देखा जाए तो हम हर एक चीज़ की वैल्यू धीरे धीरे करके कम करते जा रहे हैं। हम में कोई इंसानियत नहीं बची है, हम किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो भारत 4थे नंबर पे आता है अमीरी में, लेकिन इसी के साथ साथ हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीब भी हैं। हम ये छोटा सा चेंज कर सकते हैं, हम इस गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं एक दिन। अगर हम हर चीज़ शेयर करें, हर चीज़ का ध्यान रखें, तो हम ये एक दिन ज़रूर ख़त्म कर सकते हैं।